नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि अब की बार जिस तरीके से 2024 में चुनावी रण क्षेत्र सज चुका है, यहां पर हर किसी ने अपने तरीके से बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 यानी एनडीए 2014 और 2019 की उस जीत को दोहराना चाह रही है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है राम लक्ष्मण जानकी शपथ 400 पार की। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ वो विभिन्न पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि इस बार बदल जाएगी सरकार। इस बार 400 पार नहीं बल्कि 4 जून को बदलेगी सरकार, क्योंकि आज ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार इन चुनावों से पहले नजर आए। एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि इस बार तो बीजेपी 150 पार भी नहीं हो पाएगी, 150 पार पे ही समझ जाएगी। अब दावे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीट एनडीए के हैं कि इस बार हैट्रिक लगाकर ही रहेंगे मोदी, और दूसरी तरफ दावे उस इंडिया अलायंस के हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार 150 से ज्यादा किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिलने वाली है। यानी वार पलटवार के बीच अब बारी सिर्फ और सिर्फ जनता की है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो 19 अप्रैल को होने वाला है, 102 सीटें हैं। इन 102 सीटों की अगर बात की जाए तो 2019 में इनमें से 40 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। तो क्या इस बार उसी की पुनरावृत्ति होगी या बहुत कुछ बदल जाएगा? ये सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने चुनावी रण में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान होना है। ये चरण 2024 चुनावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में प्रथम चरण की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। बात करेंगे दिल्ली की, तो सत्ता पर जीत दर्ज करने के लिए पहले चरण के सियासी चक्रव्यूह को भेदना एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन दोनों के लिए चुनौती है। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर अपनी सीटें बढ़ाने का दारोमदार टिका हुआ है। राजस्थान और उत्तराखंड में बीजेपी को लगातार 2 बार 2014 और 2019 में 100% सीटें मिली हैं। बीजेपी इस बार के चुनाव में भी इसे फिर से दोहराने की पूरी जुगत में लगी है। पूर्वोत्तर भारत में भाजपा और दक्षिण भारत में विपक्ष का दबदबा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती रहेगी। पहले चरण की जिन 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उस पर कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 134 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, तो 1491 पुरुष कैंडिडेट हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने 102 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ था और कांग्रेस को 15 सीटें ही मिल सकी थी। पहले चरण का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं राजस्थान की जिन 12 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग होनी है, उनमें से 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट आरएलपी को मिली थी। इसी तरह बीजेपी को इन दोनों राज्यों के साथ साथ यूपी में भी अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी को 8 सीटों में से उसे 5 पर हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन का सबसे अधिक असर यहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुका है। पिछली बार सपा के साथ रहने वाला आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर बहुमत के साथ जीत हासिल की। 2024 में एनडीए 400 पार के नारे के साथ अपने पुराने प्रदर्शन से बेहतर करने की कोशिश में लगी है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी एनडीए के विजय रथ को रोकने की कोशिश में लगा रहा।
बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सीटों पर अपने वर्चस्व को बनाए रखना है जहां उसने 2019 में जीत हासिल की थी। साथ ही उन सीटों पर अपनी पकड़ बनाना जिन पर पिछले चुनावों में बीजेपी का हाथ फिसलता नजर आया। काम की बात करें तो 2019 में अहम चुनावी मुद्दे थे आर्टिकल 370 और राम मंदिर। विपक्ष इन्हीं दो विषयों पर बीजेपी को घेर रहा था। बीजेपी ने इन दोनों ही मुद्दों को सुलझाकर मामला अपने पक्ष में कर लिया है और अब बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन मोदी की गारंटी संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनावी परिणाम क्या होते हैं, किसकी मेहनत रंग लाती है, ये तो 4 जून को ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले चरण का चुनाव आने वाले चरणों की दिशा को जरूर स्पष्ट कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पहला चरण ये स्पष्ट कर देगा कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद स्वयं के साथ होने का दम भर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब एक तरफ सूर्य की किरणों ने प्रभु श्री राम का अभिषेक किया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये राम नाम की ही लीला है कि आज एक बार फिर से ये बड़ा जन हुजूम हमारे सामने है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि दिलों में भारतीय जनता पार्टी बस रही है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर आप वोट देते हैं तो सरकार नहीं बनने वाली, सरकार नहीं बनेगी अगर कांग्रेस को वोट मिलता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो निश्चित रूप से भारत का विकास जरूर मिलेगा। इस तरीके से बयानों के तीर चलते रहे। दोनों ही पक्ष, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडी गठबंधन हो, दोनों ही अपने अपने दावों का दम भर रहा है। दावों के दम में कितना दम है ये पता तो चलेगा 4 जून को, लेकिन उससे पहले पहला चरण, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये पहला चरण। पहले चरण के पहले आज जिन चुनावी सभाओं में खासतौर से चुनावी दम भरते हुए, जीत का दम भरते हुए राजनेता नजर आए, आइए जरा बयानों के तीर सुन लेते हैं और फिर चलते हैं आज के अतिथियों के पास। सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की यहां आए दिन हत्याएं होती हैं। बालूरघाट में कुछ वर्ष पहले हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था, इसका बाद 200 पार, 70 में रुक गया, 294 सीट था। और अभी हिंदुस्तान में 543 में इलेक्शन हो रहा है। अभी से बोलने शुरू किया, आपका बार 400 पार। हम बोला 400 पार क्यों, 420 में जाओ ना, 420 पार करो, तो 420 का सरकार बनेगा, जो देश के लिए लोगों को जेल खाना में डालेंगे। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। आरएसएस, बीजेपी जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और हिंदुस्तान की हर एक संस्था में अपने लोग डाल रहे हैं। तो दावों के दम हैं, जो दम भरे जा रहे हैं उनका दम
निकलता है या उस दम पर सरकार बनती है, इस सब के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है, पार्टियों के दावे हैं और उन दावों के पहले चरण का चुनाव है। क्या कहेगा ये पहला चरण, किस तरीके से जीत की कहानी लिखी जाएगी या हार का प्रतिबिंब कोई पार्टी देखेगी, ये सब कुछ आज चर्चा का विषय होगा। आइए सीधे रुक करते हैं आज के अतिथियों का। स्वागत करती हूँ, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शुभेंदु शेखर जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आदेश भारद्वाज जी हैं, टीएमसी से हमारे साथ कैलाश चौधरी जी जुड़ रहे हैं और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी आज हमारे साथ पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले जल्दी पहला कमेंट्स आप तीनों से ही ले लेती हूं। शुभेंदु जी, आपसे लेते हैं कमेंट पहला, क्योंकि आप लोग दावे कर रहे हैं 400 पार और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पर ही आप सिमट जाएंगे। लावनी जी, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद आपको मैंने टीवी डिबेट पे देखा है। आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, इसकी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं, अभी तक जितने भी टीवी चैनल जो हमारा बहुत दुर्विरोधी हैं, जो बड़ा निगेटिव भी कई बार हमारा प्रशिक्षण करते हैं, हमारा टेस्ट करते हैं, उनका भी ये मानना है कि हमारी जो सीटें हैं वो 366 से 408 के बीच में आएंगी। तो अब ये तो कहीं नहीं रहा कि सरकार किसकी बनेगी। हो सकता है मेरी 390 आए, आज एक चैनल ने बताया 396 है। और जब इस तरीके का माहौल बनता है तो हमारी सभी टारगेट्स पूरे होते हैं। मेरे को लगता है आने वाले समय पर 4 जून को आप 400 पार की बात जो हम लोग कह रहे हैं, एक जो हमने लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करेंगे। लक्ष्य 400 पार का रखा गया है, बिल्कुल। शुभेंदु जी, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, जरा एक मिनट पे पहला कमेंट ले लेते हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आदेश जी, वो तो कह रहे हैं कि देखिए जो दावे हम कर रहे हैं उन दावों का आधार बहुत ठोस है। हम काम के लिए जाने जाते हैं और काम के बल पर ही जनता के बीच में है। आप किन आधारों पर ये दावा कर रहे हैं कि 150 पर ही सिमट जाएगी पार्टी और इस बार सरकार बदल जाएगी? लावनी जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को जो है रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जो आपका सवाल था, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तमाम मुद्दे जो लोगों के जहन में है और लोग जो है इन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है उसको पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। और उसी के कारण हम आपको बताना चाहते हैं कि वो तमाम वर्ग जो है, चाहे किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, वो हर जगह कहीं ना कहीं उनके धरने, प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन सरकार उनको अनदेखा करती है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है, उसी के कारण हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि कथनी करनी में अंतर है, इसलिए बदलाव संभव है। टीएमसी से भी हमारे साथ कैलाश चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कैलाश चौधरी जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पहला कमेंट आपसे 1 मिनट में जल्दी से बता दीजिए कि आपके दावों में कितना दम है, क्योंकि आप लोगों ने तो घोषणा पत्र जारी करके यही कह दिया कि सीए और एनआरसी, यूसीसी लागू कर नहीं किया जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तीनों ही चीज बड़ा आधार है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने मेरा नाम कैलाश चौधरी जो बोल रहा है कैलाश मिश्रा है। माफ कीजिएगा, मैं अभी सही कर देती हूँ, जरा पैनल सही कीजिए। कैलाश मिश्रा जी टीएमसी से हमारे साथ है, बोलिए सर। दूसरी बात, हमारे दावों में कितना दम है तो 2021 में सारे हमारे देश के नागरिकों ने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस जो बोलती है और जो करती है, बंगाल की जनता उसको पसंद करती है, वो मानती है। तो और रहा ये सीए और एनआरसी, तो सीए और एनआरसी के ही चक्कर में आसाम जी मुझे लगता है कैलाश जी शायद उनसे संपर्क टूटा है। चलिए कैलाश जी के पास भी चलेंगे। रमेश जी, अब आपके पास आ जाते हैं। हम लोग नहीं कैलाश जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। रमेश जी, आपकी बार 400 पार या फिर बदल जाएगी सरकार? रमेश ठाकुर जी। जितने भी चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दावे और अपने इरादे जाहिर करती है। जिस तरीके से 400 का नारा दिया जा रहा है, मैं कभी भी नारों पे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इससे पहले 12-13
ऐसे नारे भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। और जैसे अभी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ 200 पार का नारा था, इस दिए गए, लेकिन नारे के आसपास की भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। और ऐसे ही कांग्रेस के साथ में होता है, टीएमसी के साथ में होता है, सबके साथ में होता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सर आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी ऑडियो में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर की ऑडियो भी ज़रा ठीक कराई जाए। बहरहाल इतना तो ज़रूर है कि देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो लक्ष्य और उद्देश्य दोनों जीत का रखती हैं, उसी जीत के आधार पर ही दावे किए जाते हैं और उसी जीत के लिए ही ये पूरी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन शुभेंदु जी और आदेश जी, आप दोनों के लिए मंच अब खोलती हूँ। शुभेंदु जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार एक ऐसा अलायंस सामने है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए, पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ खास जगहों पर हमने देखा कि आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीते अगर विधानसभाओं की भी जिक्र कर लें तो कई जगह पे टफ फाइट दी गई। हिमाचल प्रदेश का बार बार नाम लिया जाता है कि आप लोगों ने सोचा क्या हो क्या गया। हालांकि यहां पर यह जरूर कहना होगा कि विधानसभा और लोकसभा की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सा अंतर होता है। सर, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जिस दिन हमको तय होता है कि आज चुनाव होना है, अगले दिन हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों, 2 राज्यों में कांग्रेस की ऑलरेडी सरकार थी और हमने बड़ी तादाद में जीत के लाए हैं। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व हमारा प्रदर्शन रहा है। जनता ने ये देखा है कि मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी के जो विषय हैं, जो उन्होंने कहा है उसको पूरा किया है। हमने अपना पिछला संकल्प पत्र जो 2019 में बनाया था उसको 90% से ज्यादा पूरा किया। अभी नया संकल्प पत्र डाला है, उसको भी हम पूरा करेंगे। लोग मोदी जी को मानते हैं। इस समय पर कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बिखरी हुई है लावनी जी। जमीन पर कांग्रेस टूटी हुई है, इनके नेता छोड़ के जा रहे हैं, जगह जगह फूट है। किसको क्या स्टेटमेंट देना चाहिए वो समझ में नहीं आता। खड़गे साहब वहां बोलते हैं साउथ में कि 370 खत्म हो गई, आपको क्या फायदा। अरे ये देश है भाई, देश सबका है। खड़गे साहब, इसको नॉर्थ और साउथ में मत बदलिए। जब जिनकी मानसिकता में ही नहीं है भारत शब्द, तो वो क्या देश को चलाएंगे। इस विचारधारा में जब खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के विचार ही नहीं मैच कर रहे। एक आध व्यक्ति जब चुनाव आता है वो जनेऊ पहन के मंदिर जाता है। तो ये स्थिति है। जनता जानती है कि एक तरफ मोदी है और एक तरफ का कौन होगा इस बारात का, इस दुल्हा जो आज भी तय नहीं है, कल झगड़ा करेंगे। आदेश भारद्वाज जी, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए का पूरा एजेंडा क्लियर है। वो मोदी की गारंटी के साथ, मोदी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। उनका मैनिफेस्टो भी अलग अलग नहीं आया, घटक दलों ने अलग अलग मैनिफेस्टो नहीं दिया। एक मैनिफेस्टो जिसे संकल्प पत्र कहा गया। लेकिन कांग्रेस जिस एनडीए अलायंस में आगे बढ़ रही है, जिस एनडीए अलायंस के साथ, वहां तो कई मैनिफेस्टो थे। क्लैरिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो किस दम पर आप लोग कह रहे हैं कि इस बार एक बड़ा बदलाव हो जाएगा? लावनी जी, मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने भरोसा बंद कर दिया, इसलिए मोदी जी को गारंटी की भी गारंटी लेनी पड़ रही है। इस देश में जो भी व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं किसी अपने प्रोडक्ट को बेचते थे तो या तो गारंटी कहते थे, वारंटी कहते थे, लोग शायद उस पर भरोसा करते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता इतनी खत्म कर ली है क्योंकि जो मोदी जी ने कहा वो करते नहीं है, इसलिए उनको गारंटी की भी गारंटी देनी पड़ रही है। नहीं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा और आज देखिए पूरा देश उस राम मंदिर में, आज जिस तरह से रामनवमी का विलक्षण पल देखा गया, पूरी दुनिया ने उसे देखा। उन्होंने 370 की बात की, वो कहते हैं वो भी हमने हटा दिया। आगे वो अब संकल्प पत्र में यूसीसी लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं आने वाले समय में उसको लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लावनी जी, राम मंदिर के कपाट हमने खुलवाए, मूर्ति स्थापना हमने कराई, 35 एकड़ जगह हमने एक्वायर की और ये मैटर सब जुडिस था,
सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया। आदेश जी, आप ही इनके लोग थे समय ना, में आया, आपके ही लोग वहाँ थे पे ना राम जिन्होंने मंदिर राम बना। के अस्तित्व तो पर उसी सवाल जगह खड़ा पे किया बना था। जो हमने acquire अब आप करी। ये कहिए कि अब आप जो लोगों की हमने मजबूरी acquire हो गई है करी, राम के लेकिन- शरण में जाने की। अब आप लोगों की मजबूरी हो गई है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को राम की शरण में जाने पर मजबूर तो कर दिया। ये तो पूरा देश देख रहा है, क्योंकि किस तरीके से राम भक्तों को गालियां दी गई, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए, ये भी तो हमने देखा था ना सर। लावनी जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि भगवान राम के जो कपाट थे वो हमने खुलवाए, वहां पे मूर्ति स्थापना हमने कराई, 35 एकड़ जगह वो नरसिंहा राव जी ने एक्वायर कराई, कोर्ट ने फैसला किया और वहां पे मंदिर बना। और एक हमारे साथी थे, वो 22 जनवरी को जिस दिन ये भव्य समारोह हुआ, उस दिन वो अपने सर आप लोगों ने तो समारोह में जाने से भी बॉयकॉट कर दिया था। आप तो समारोह में जाने से भी बॉयकॉट कर गए थे, क्या बात करें। शुभेंदु जी जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं रमेश जी के पास जाना चाहती हूँ। आदेश जी, उस व्यक्ति को जो महीनों पहले उसने बुकिंग कराई, वो भी उसकी कैंसिल करा दी सरकार ने। आप लोगों ने ही एक राइटिंग में एफिडेविट दिया था कि राम और कृष्ण ये सब खाली कहानियां हैं, ये कभी सच्चाई में थे ही नहीं। राम सेतु के मैटर पर आपने पूरी कोशिश करी थी कि राम सेतु को तुड़वाया जाए, तो कैसी बातें कर रहे हो आज आप? जनता भूलती नहीं है भाई, ये समय समय पर आपको याद दिलाती रहेगी कि जब राम मंदिर का भी निर्माण हुआ और आपको बुलाया गया तो आपका कोई नेता नहीं पहुंचा। तो आने वाली संतति आदेश भारद्वाज जी आपसे भी पूछेगी कि ऐसी पार्टी के साथ क्यों खड़े थे आप। तो आज चूंकि राम नाम चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको कुछ वोट मिल जाए, इस मंशा के साथ आप राम का नाम ले रहे हो, भगवान आपको माफ करे। चलिए रमेश ठाकुर जी, जल्दी से, मुझे लगता है कि आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सवाल मैं एक बार फिर से पुनः वही आपके पास लेकर आ रही हूँ। 400 पार का दावा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बदल जाएगी सरकार। देखिए, हाँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं कह रहा हूँ, देखो, ये राजनीतिक मौसम और राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं ना, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव में जरूरतें अलग होती है, और हर चुनाव में चेहरे बदल जाते हैं और पार्टियों के मिजाज भी बदल जाते हैं। और कमोबेश मुझे लग रहा है इस बार का भी चुनाव ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चुनाव में ये एक बार एक चीज और देखने को मिल रही है, इस बार चुनाव बड़ा निराले तरीके से हो रहा है जी। नहीं है ज्यादा, वो चीजें दिखाई नहीं देख रही। पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा परसों, चुनाव रणनीति शुरू हो जाएगी, और अभी कई जगहों पे अभी पार्टियों ने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर रहे हैं, वो भी साथ में चल रहा है। तो ये सब चीजों को देख के मुझे लग रहा है जब 19 तारीख का पहला चरण जो चुनाव 5-6 बजे तक जब संपन्न हो जाए, तो स्थिति मुझे लग रहा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी ये चुनाव क्या कह रहा है। पहले चरण का जो चुनाव है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। और हम पहले भी देखते रहे हैं कि हवा का रुख 5वें 6ठे चरण के बाद ही कुछ बदलता हुआ नजर आया था। इन 102 सीटों की अगर बात करें, रमेश जी जल्दी से आपसे ही क्विक रिएक्शन पहले, कि इन 102 सीटों की अगर बात करें तो 2019 में इन्हीं 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 40, कांग्रेस को 15, डीएमके, क्योंकि तमिलनाडु में पूरी 39 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं, तो डीएमके को 24, ये एक तरीके से खाका था। तो भारतीय जनता पार्टी तब भी आगे थी, तो इस बार वो कह रही है कि ये जो आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दावे किस आधार पर? नहीं, मुझे लग रहा है लावनी जी, आंकड़ा ऐसे ही रहेगा, आसपास में ही रहेगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है इसमें, क्योंकि स्थिति भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? नहीं, अभी ये आंकड़ा आप नहीं कह सकते हो घटेंगी बढ़ेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा नेट टू नेट फाइट रहेगी। और रही बात 2019 के मुकाबले अगर लहर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की कम नहीं है। राम लहर की कह लो, चाहे और भी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लग रहा है इस बार हावी हो रहे हैं, और वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी ज्यादा होंगी या कम होगी ये कहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, स्थिति जो है वो यथावत रहती है, ऐसे मुझे लग रहा संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि नेक टू नेक फाइट होगी। शुभेंदु जी, रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, और जब पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कुछ बात कहते हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ आधार होता है। नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे हैं वो, यानी चुनौती आपके लिए कम नहीं है। नहीं, जो वो जहां पर वो बात कर रहे हैं वो मेरा सदन रीजन है, जो मेरा हमेशा कमजोर रहा है हमारी पार्टी का। वहां पर हम नेक टू नेक आ गए हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। हमने जो ये जो चुनाव हो रहा है 19 वाला,
19 तारीख को जो होगा वोटिंग होगी, जी। उसमें आप देखिए कि लगभग 21 स्टेट का चुनाव है, जिसमें 10 स्टेट्स के पूरे चुनाव हो रहे हैं और 11 स्टेट ऐसे हैं जिसमें पार्शियल चुनाव हो रहा है। ज्यादातर कुछ एरियाज ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के और महाराष्ट्र के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं, उनका भी पहले कराया जा रहा है। इसी पे हम लोगों ने 40 से पहले लिया है। अब की बार हमको लगता है इस 102 में हम 60 से 62 के आसपास सीटों को लेके आएंगे। 20 सीटों का हमारा इजाफा होगा, ऐसी हम प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा हमारी सोच है, जिस सीटों को ऊपर लगता है। पर सदन का पोर्शन है इसमें काफी बड़ा, जिसको लेकर हमारा नेक टू नेक है। जो रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं वो बात सही है। वहां पे मेरा जो परसेंटेज था, भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज था, पिछली बार कम था, इस बार हमने बहुत अच्छा बढ़ाया है। देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। बहुत अच्छे दावे भी आप लोगों के हो रहे हैं। मैं इस पर आदेश भारद्वाज जी का रिएक्शन लूं, उससे पहले मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं आदेश जी, फिर आपके पास आते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, आपने सुना बीजेपी की तरफ से शुभेंदु जी कह रहे हैं कि देखिए इस बार नेक टू नेक फाइट तो है, लेकिन फिर भी आंकड़े उन्होंने कहा बढ़ने वाले ही हैं। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रवक्ता हो, नेता हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में है, उनकी तरफ से आंकड़े बढ़े होने का ही संकेत दिया जा रहा है। लेकिन उस संकेत पर आप लोग बार बार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि भाई बदलाव एक समय के बाद आता है, वो समय आ गया है बदलने का, इतिहास पलट कर देख लीजिए। तो इतिहास तो ये भी कहता है कि बदलाव आपका भी हुआ था, लेकिन आप दोबारा इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि दावों में दम नहीं रहा, लोगों को विश्वसनीयता नजर नहीं आई। इस बार भी इंडिया अलायंस में चेहरे कई हैं, पार्टियां कई हैं, लेकिन विश्वसनीयता का चेहरा क्या होगा, इस पर अभी मोहर नहीं लग पाई है। इस छोटे से ब्रेक के बाद इसी प्रश्न को लेकर आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, जारी है रणक्षेत्र। तो पहले चरण का चुनावी शोर थम चुका है और इसके बाद ही ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएगी। हालांकि इंडिया अलायंस अपनी तरफ से ये दावा कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहली बार अखिलेश यादव राहुल गांधी दो लड़कों की जोड़ी बार बार कहा जा रहा है, फिर से सामने आई और ये कहा गया कि इस बार केवल 150 तक ही सीमित रहना है। लेकिन मेरा जो प्रश्न था आदेश जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्रेडिबिलिटी की बात मैं बार बार कर रही थी, एक चेहरे की बात कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी नीति के पास एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, वहां पर एक संकल्प पत्र है, लेकिन यहां पर तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि चेहरा क्या है। संकल्प यहां पर घोषणा पत्रों की भरमार है। आपके अलायंस में एक नहीं, कॉमन कोई घोषणा पत्र नहीं आता है। आप कहीं से भी एक यूनानिमस वॉइस नजर नहीं आती है। तो फिर किस हिसाब से आप ये पूरा अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार बदलाव बड़ा होगा? आपके खुद के लोग ही आदेश जी घोषणा पत्र है जी, इसमें 5 न्याय हैं और 25 गारंटी हैं। पहला न्याय है युवा न्याय, युवाओं के साथ किस तरह से जो है वो ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद उनको किस तरह से स्टाइपेंड दिया जाएगा, निकलते ही एक तरह से उनको रोजगार और ट्रेनिंग उनके साथ होगा। नारी न्याय है, हर गरीब नारी को 1 लाख रुपए साल मिलेगा। न्याय पत्र आपका, आपने मेरा प्रश्न शायद समझा नहीं। आपका अपना न्याय पत्र है, आपका अपना मैनिफेस्टो है, टीएमसी अपना मैनिफेस्टो ला रही है, सपा की अपनी बातें हैं, आरजेडी का अपना मैनिफेस्टो है। यानी मैनिफेस्टो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मैनिफेस्टो जिसको यूनानिमस मैनिफेस्टो कहा जाए, जिसमें एक सुर नजर आए, जिसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं हो, वो एकीकरण जो तस्वीर है, एकता है, वो कहाँ नजर आ रही है? तो जनता तो भटक जाएगी ना। नहीं, लावनी जी सबके घोषणा पत्र में महंगाई से किस तरह से निजात दिलाएंगे उसकी चिंता है, देश के नौजवानों को किस तरह से रोजगार दिलाएंगे उसकी चिंता है,
और हमारे जो नेता हैं वो हर प्रदेश के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा नेता है जिसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है, तो वो यूसीसी नहीं लाने देंगे आप लोग भी? अपने नहीं, आप बता दीजिए। चलिए, आप कह रहे सब में एक बात है ना, तो दूसरा लावनी जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या रामनवमी का दिन है, अवस्थी जी बहुत अच्छे साथी हैं हमारे जो है, मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भगवान राम की कही हुई कुछ बातों का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी से कराएं तो इस देश का भला होगा। भगवान श्री राम जब लंका पे विजय करने के बाद अयोध्या वापस आए और उनका राज तिलक हुआ, उसके पश्चात उन्होंने जब अपने मंत्रियों से मंत्रणा की तो उनके मंत्रियों ने उनके बहुत सारे सुझाव दिए और कहा कि महाराज हमारे पास कुछ पैसे की कमी है तो हमें कुछ कर लगाने की आवश्यकता है। अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग तरह के सुझाव दिए, लेकिन भगवान राम को किसी मंत्री का जब कोई सुझाव पसंद नहीं आया तो भगवान श्री राम ने कहा कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं, कर की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे सूर्य देवता नदी से, तालाब से, समुंदर से, पोखर से जल लेता है, न देने वाले को पता चलता है और वापस उन्हीं को लौटा देता है। ये कर की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं बड़े नरम, बड़े आदर के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से दूध पे, दही पे, नमक पे, आटे पे, कापी पे, किताब पे, बच्चों की पढ़ाई की सामग्री पे, हर चीज पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना टैक्स लगा दिया है कि दिल्ली के अंदर 69% जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ा लंबा समय मैंने आपको दे दिया, मैंने बड़ा लंबा समय आपको दे दिया कि आप अपने मन की बात कह लीजिए। दही, दूध, ठीक है आदेश जी, सुनिए आदेश जी, सुन लीजिए। अरे आदेश जी सुन लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री आदेश जी मैंने पूरा लंबा समय आपको दिया, आपको पूरा समय दिया कि आप अपनी पूरी बात रखें, नहीं तो आप कहेंगे कि विपक्ष को मौका नहीं दिया जाता। लेकिन मेरा जो सवाल था, आप बहुत ही आसान तरीके से उस सवाल को गोल मटोल आप जवाब उसका दे नहीं पाए, आपने गोल गोल जलेबी बना दी, क्योंकि आप भी जानते हैं जो सवाल मैंने पूछा आपसे उसका जवाब आपके पास नहीं है। आप एकीकरण की तस्वीर नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आप बंगाल में जाकर कांग्रेस को किस तरीके से वहां पर टीएमसी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को गालियां देते हैं और दूसरी तरफ जाके कहते हैं हम साथ हैं अलायंस में, ये सारी तस्वीरें भी जनता देख रही है। इसीलिए मैंने उस एक रूपता की बात की थी। शुभेंदु जी जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए, रमेश जी के पास जाऊंगी इसके बाद। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आदेश जी उस समय को याद करिए, 90 का समय था और उस समय पर देश को कुछ 45 करोड़ रुपए लेने के लिए, कुछ 45 करोड़ रुपए के लिए आपको सोना गिरवी रखना पड़ा था। और उसी समय, उसी के पैरेलल समय पे जब हम सोना गिरवी रख रहे थे, 45 करोड़ रुपए उधार मांग रहे थे, आप 65 करोड़ रुपए की बेफोर्स की दलाली खा रहे थे। तो ये देश ने देखा है, कांग्रेस एक ही समय पे देश को बेच रहा है और अपने घर भर रहा है। तो आने दीजिए, चुनाव में समय बताएगा, जनता जी। मेरी घोर जल्दी से अवस्थी जी की 10 सेकंड में दे दीजिए जवाब, फिर मैं जाती हूँ रमेश जी के पास। कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया, सिर्फ आपने देश को गुमराह किया। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि 2014 के अंदर, 2014 में चाहे 2G स्पेक्ट्रम रहा हो, चाहे कोयले की बात रही हो, एक भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के समय में सबका फेयर ट्रायल हुआ, एक भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। सिर्फ और सिर्फ देश को आपने गुमराह किया। जो नहीं पाया गया वो तो फेयर है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसको आप सपोर्ट करते हैं, क्या है? जो CAG के हेड थे, उन्होंने माफी मांगी जो है, तो ये अंतर है वो जो है कि आपने कांग्रेस को बदनाम किया और देश को कमजोर किया। केजरीवाल जी के मौसेरे भाई हैं कि नहीं है, आप ये भी तो बताइए। आप ही ने तो उनका FIR किया था। जिस हर व्यक्ति आपको, आप प्रश्नों का जवाब दो, अवस्थी प्रश्नों का जवाब दो। केजरीवाल जी के अगेंस्ट में किसानों की बात करता है, आपने FIR करी कि नहीं करी? देश के अंदर बेरोजगारी, देखिए रमेश जी देखिए, वार पलटवार तो चुनावी मैदान में भी है और ऐसे डिबेट्स में भी वार पलटवार होते रहेंगे। ठीक है आदेश जी, ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है। रमेश जी के पास जाने दीजिए मुझे प्लीज। आदेश जी प्लीज मुझे रमेश जी के पास जाने दीजिए। रमेश जी देखिए, ये तो चलता रहेगा। आदेश जी, किसान भी आपको लगते थे। आदेश भारद्वाज जी, मुझे आपका पैड डाउन कराना पड़ जाएगा अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो। देश का दुर्भाग्य है। रमेश ठाकुर जी देखिए, वार पलटवार चलता रहेगा, चुनावी मैदान में भी यही हो रहा है, लेकिन सारा कुछ जो खेल होगा वो आंकड़ों का होगा और सारा खेल मुद्दों का होगा।
मुद्दे हावी हैं, कुछ ऐसे मुद्दे आज हम देख रहे हैं कि आज ही की तस्वीर की आप बात कर लीजिए, हर एक सनातनी राम मंदिर की उस तस्वीर को देखकर, सूर्य अभिषेक को देखकर एक अलग ही रूप में नजर आया। तो कहीं ना कहीं से माहौल तो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। रमेश ठाकुर जी, जल्दी से शॉर्ट कमेंट। देखिए, धार्मिक ऊर्जा के तौर पर अगर बात कहो तो बड़ा संबल मिला है सनातनी जितने भी जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पर्दे के अंदर दबे हुए हैं। महंगाई का मुद्दा हो जाए, लखनऊ में जो बच्चे हैं रोजगार मांगने वाले वो लठ खा रहे हैं पीठों पे, ये सारे मुद्दे मुझे लग रहा है लावनी जी उठ नहीं पाए। और रही बात ये जो पहले चरण का जो चुनाव है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, क्या वो डिवीजन हो पाएगा या फिर वो अंडर करंट रहेगा? दो तीन चीजें उसमें साफ निकल के आ रही हैं कि इसमें अगर जरा सा भी डिवीजन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का तो आगे की रास्ते इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। फिर जो राहुल कह रहे हैं वो सही है, फिर जो टीएमसी कह रही है वो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वैसी ही बनी रही तो आगे की जो स्थिति जो रास्ते हैं वो मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल बड़े हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर पहले चरण के लिए अब हम लोग इंतजार कर लेते हैं। 19 तारीख में पहला चरण होना है, 102 सीटें तय कर देगी कि आगे की चरणों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। आपसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि अब तो बारी पार्टियों की जीत में कितना दम है इसे देखने की आने वाली है। ये जनता दरबार है और जनता दरबार में जब जनता फैसला करती है तो तस्वीर बहुत खास होती है। 4 जून को इस बार वाकई 400 पार या बदल जाएगी सरकार, नजर हमारी भी बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।